कश्मीर में मिलिटेंट की मौत के बाद जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है और कई सारी हलाकतें हो गई हैं, बड़ा अफसोसनाक पहलू है ये। और सभी इसके ऊपर निगाह रखे हुए हैं, खासतौर से मरकजी हुकूमत अलग अलग वक्त पर वो वहाँ पर मीटिंग्स कर रही हैं कि किस तरीके से हालात वहाँ पर सही हों। और जो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए लीडर्स हैं वो भी वहाँ की सिचुएशन के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और हालात को बेहतर बनाने में अपनी मदद कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब जो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, हमारे साथ जानने की कोशिश करते हैं कि पूरी सिचुएशन पर क्या कुछ कहते हैं, आवाम से क्या अपील करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि जो हालात बने वो बहुत अफसोसनाक हैं और रह करके इस तरह के हालात बनते रहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। सिचुएशन जो वहाँ पर अभी हो रही है, कई हलाकतें, तकरीबन 38 हलाकतें वहाँ पर हो गई हैं, बहुत सारे जख्मी हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, जिम्मेदार कौन है इस सब का? सबसे पहले तो मैं ये सलाह दूंगा, ये तो मेरे ख्याल में पूरे मुल्क में और कश्मीर में ख़ास तौर से जो मायूसी छाई हुई है हर दिल के अंदर, कि जिस तरह के कश्मीर में हालात पैदा हो गए हैं और जिस बेदर्दी से लोगों को मारा जा रहा है और पीटा जा रहा है और गोलियां चलाई जा रही हैं। मैं आज भी बहुत सारे तस्वीरें देख रहा था व्हाट्सएप में, किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग छोटे छोटे बच्चों को रौंद रहे थे। बिल्कुल बाल खड़े हो जाते हैं कि वो दृश्य देखकर। तो मुझे बहुत ही अफसोस है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का जो तरीका इस्तेमाल किया गया जम्मू कश्मीर में, वो नाकाबिले बर्दाश्त। ठीक है, हर हुकूमत चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, लेकिन मेरे ख्याल में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको इतना फ़र्क तो जानना चाहिए मिलिटेंट और सिविलियन में क्या फ़र्क होता है, मिलिटेंट और बच्चों में क्या फ़र्क होता है, और मिलिटेंट्स और हमारी जो बुज़ुर्ग हैं और हमारी बहनें हैं उनके बीच में क्या फ़र्क है। सिविलियन के लिए एक अलग तरीका होता है, आप उनको इस तरह से नहीं ट्रीट कर सकते हैं या मार सकते हैं या फायरिंग कर सकते हैं जिस तरह से आप दहशतगर्दों को पर फायरिंग करें। तो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी फोर्सेस कहीं न कहीं इस दफ़ा चूक गई है और बहुत भारी गलती की है, जिसकी वजह से इतनी मौतें, कई दर्जन मौतें हुई हैं और हज़ारों की तादाद में लोग जख्मी हुए हैं और परेशान भी हैं। और परेशान। अब इस वक्त मेरी सबसे बड़ी सलाह जो मरकजी सरकार को होगी और रियासती सरकार, मेरा सवाल ये मैं है कि जी, होम मिनिस्टर आपसे लगातार बात कर रहे हैं, सोनिया गांधी को भी उन्होंने फोन किया है, पहले आपसे भी बहुत लंबी बात हुई है उनसे। किस तरीके से जो है उनको कहा गया है कि भाई सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भाई ये कम से कम जो है आप ऑर्डर जारी करिए कि कम से कम इन चीज़ों को ना करे वो? मेरी इस वक्त सलाह सबसे ज़्यादा है, सरकार को पहली सलाह है कि अब बहुत सारी अमवात हुई है, बहुत सारी मौतें हुई हैं, बहुत सारे लोगों की जानें चली गई हैं, निहत्ते लोगों की, नौजवानों की, बच्चों की, और ज़्यादा लोग बचाए जाएं जो ज़ख्मी हैं सीरियसली, उनको फौरी तौर पे कश्मीर से हवाई जहाज़ के ज़रिए दिल्ली लाना चाहिए। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, दूसरे हॉस्पिटल्स हैं, उनको सरकारी खर्चे से उनका इलाज होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें जाने बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और आने वाले वक्त में सिक्योरिटी फोर्सेस को रोक देना चाहिए कि वो इस बेदर्दी से लोगों का कत्ले आम न करें। ये सबसे बड़ी ज़रूरी बात है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इस वक्त जानें बचाई जाए। इस मसले के ऊपर सर सियासत भी बहुत तेज हो गई है। उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से बयान आ रहे हैं, सब एक दूसरे के ऊपर एक तरीके से जो है वो छींटाकशी कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। जाहिर बात यह है कि जाहिर तौर पर जो जिसकी हुकूमत है जिम्मेदारी उसी की होगी, वहाँ पर मरकजी हुकूमत की ज़रूर जिम्मेदारी होगी। आप जो है वो अपोजिशन में रहते हुए बाहर से किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर आवाम को ज़रूरत है आप सबकी। वहां पर अभी जो पॉलिटिक्स हो रही है इस मसले के ऊपर, पॉलिटिक्स ना हो, आप कैसे उन लोगों तक जो है वो मदद आपको पहुंचानी चाहिए सब लोगों को? इस वक्त सबसे पहली जो बात सभी सियासी पार्टियों को करनी चाहिए और गैर सियासी पार्टी को करनी चाहिए कि कश्मीर में अमन बहाल हो जाए और उसमें जहां भी और जिससे भी जो हो सके उसमें मदद लेनी चाहिए और देनी चाहिए। लेकिन इस बात को हमें एतराफ़ करना चाहिए कि देश में जो माहौल बनाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि मैं नहीं समझता हूँ कि एक हादसे की वजह से इतना बड़ा ये कि एक मिलिटेंट इमारत हो जाए और इतना, इसके लिए
ये मुल्क में भी और रियासत में भी हालात गुज़िश्ता 2 सालों से बन रहे थे जब से बीजेपी की सरकार आई, और जिस तरह से आरएसएस के लोगों ने, लीडरों ने स्टेटमेंट दिए इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, मिनिस्टरों ने, सेंट्रल मिनिस्टरों ने इस तरह के स्टेटमेंट दिए। पार्लियामेंट में 3 दफ़ा बहस हो चुकी है पिछले 1-1.5 साल से कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ऐसे लोगों को, लीडरों को, एमपीज़ को, मिनिस्टर्स को रोकना चाहिए जो एक खास धर्म के और इस्लाम के और मुसलमानों के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, उससे रोकना चाहिए। वो रुका नहीं। मैं गुज़िश्ता 10 दिनों से भी देखता हूँ जाकिर नाइक ने, मैं कुछ चीज़ें हैं उनकी बातों पर बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ और बहुत सारे मुसलमानों ने कहा है और मुसलमान लीडरों ने भी कहा है, मुसलमान फतवे भी जारी हुए हैं कि उनकी बात कौन सी ठीक है या कौन नहीं करनी चाहिए। और एक दफ़ा सरकार ने ये तय कर लिया कि उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, छानबीन करेगी, उसके बाद ये चर्चा बंद हो जानी चाहिए। लेकिन कुछ टेलीविज़न चैनल्स पे 24 घंटे उसी पे चर्चा चल रही है, तो लोगों को लगता है ये जाकिर नाइक की आड़ में इस्लाम के खिलाफ एक जहाद चल रहा है और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आरएसएस का रियासत के अंदर जो वजूद, सरकारी तौर पर वजूद नमूदार होना, फिर उनकी तौर तरीके को देखना और उस तौर तरीके से जम्मू कश्मीर में भी वो उसी तर्ज पे हुकूमत चलाना चाहते हैं। मुल्क के अंदर जिस तरह से उनके स्टेटमेंट्स आते हैं और एक जो अक़लियत के अंदर घबराहट पैदा हो गई है गुज़िश्ता 2 सालों से, वो माहौल, और जिस तरह से लोगों को लगता है कि ये पूरा किसी न किसी इंसान की आड़ में इस्लाम के खिलाफ एक जंग छेड़ी जा रही है उसको बदनाम करने। मैं समझता हूं कि कश्मीर एक मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, स्टेट है, तो उसमें इसका सबसे ज्यादा मिला जुला कर ये पूरा जमा हो गया था 2 साल में, जिसको विस्फोट हो गया, विस्फोट कर दिया। लेकिन सर ये सिचुएशन लगातार वहां पर होती रहती है। अभी 2 दिन पहले ही राहुल गांधी कह रहे थे कि कैसे कांग्रेस ने 60-70 साल में इस मुल्क को एक बनाने के लिए बहुत काम किया, जद्दोजहद की और अवाम को जोड़ने की कोशिश की। लेकिन आरएसएस और पीएम मोदी के खिलाफ उन्होंने बयान दिया और कहा कि आरएसएस और पीएम मोदी उस माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं जहां पर लोगों को न सिर्फ मजहब की बिना पर अलग किया जा रहा है, तकसीम किया जा रहा है, बल्कि बिरादरी के नाम पर भी उनको बांटा जा रहा है। हरियाणा का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। आप लोगों के पास फॉर्मूला क्या है? अगर कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो जोड़ने का फॉर्मूला क्या है अब आपके पास? क्योंकि अब जिम्मेदारी, अगर आप ये बात कह रहे हैं तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है जोड़ने की। देखो, जोड़ने की, जैसे राहुल गांधी जी ने ठीक फरमाया कि कांग्रेस पार्टी ने जब यहाँ सेंटर में बरसर इक़्तिदार थी या स्टेट में थी, बहुत कोशिश की। दुनिया जानती है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब मरहूम एक वक्त में बिल्कुल लक्ष्मण रेखा से बाहर चले गए थे और कश्मीरी अवाम उस वक़्त भी आज़ादी की बात करते थे दूसरी, और उसके रहनुमा शेख साहब थे, वो तमाम जो एक अलग सोच वाले लोग थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात की और एहसासात की कदर करते हुए उनको कौमी धारे में लाया, उनको हुकूमत में शामिल किया। और आज मैं कह सकता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक बहुत बड़ी पार्टी उभर के आए हैं, फारूक साहब हैं, उमर साहब हैं, और वो एक सेकुलर लीडर्स के तौर पे उभर आए हैं और उनसे भी जितना भी हो सका जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए काम करें। और बीच में जब उसके बाद भी जब इस तरह की आवाज़ें उठने लगी तो कम से कम उनसे बात होती थी। पाकिस्तान से बात करने की राजीव गांधी ने शुरुआत उसकी की, बाद में मनमोहन सिंह जी के वक़्त में भी कुछ शुरुआत हुई। लेकिन इस दफ़ा प्रॉमिस मोदी साहब ने बहुत कुछ किया था, बल्कि लेकिन इलेक्शन के वक़्त तो टोटल उनका एंटी पाकिस्तान स्टांस रहा, एंटी हुर्रियत रहा, एंटी जो वॉइस ऑफ डिसेंट कश्मीर है उनके खिलाफ रहा। फिर हुकूमत के बाद बिल्कुल उनका रवैया बदल गया पाकिस्तान के प्रति भी और हुर्रियत के और बाकी, लेकिन फिर अचानक फिर उल्टा। तो एक कंसिस्टेंसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो पॉलिसी विजा विज पाकिस्तान
जो थी वो कंसिस्टेंट रहे नहीं, वो बराबर नहीं रही। बिल्कुल सर। तो ये भी एक वजह है। ये हमको जानना चाहिए कि कश्मीर एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। इस पॉलिटिकल प्रॉब्लम के लिए आपको पॉलिटिकली एंगेज रखना होगा। उसमें जो कौमी धारा में सियासी पार्टियां हैं उनके साथ भी, कौमी धारे से जो बाहर हैं सियासी पार्टियां उनके साथ भी उनको एंगेज करना होगा। लेकिन आप किसी को एंगेज नहीं करेंगे, कभी कहेंगे कि हुर्रियत को पार्टी, कोई खास पार्टी में शमूलियत होनी चाहिए तो उसकी वजह से पाकिस्तान के साथ बातचीत बर्खास्त की जाए, कभी दूसरा मिनिस्टर कहता नहीं उनको बुलाने दो तो भी बातचीत रहे। तो जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो बातचीत होनी चाहिए वो कभी बिल्कुल आसमान पे पहुंचती है और कभी बिल्कुल जमीन के नीचे चली जाती है। तो इस अनसर्टनिटी की वजह से भी ठहराव ने जो दी है पॉलिसी में कि उसको नुकसान भुगतना कश्मीर, जाने तो कश्मीर की जाती हैं, अमवात को कश्मीर के होती हैं, जख्मी मर्द औरतें बूढ़े बच्चे तो कश्मीर के होते हैं, अगर टूरिज्म है तो कश्मीर का खत्म होता है, अनएम्प्लॉयमेंट अगर है तो वो कश्मीर की हो जाती है, और गरीबी का अगर शिकार होता है तो कश्मीरी हो जाता है। तो इसलिए जो मरकजी सरकार है उनको अपने तौर पर भी और जितनी मुल्क की सियासी पार्टियां हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और एक ठहराव उनकी पॉलिसी में होना चाहिए, और कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में भी लेना चाहिए, कश्मीर के लीडरों को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। और सबसे यह है कि कश्मीर के जज्बात जो हैं, कश्मीरियों के जज्बात हैं, उनके उस जज्बात की किस तरह से कदर की जाए वो भी बहुत जरूरी है। साहब अभी देखा इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान का रवैया रहा है और बड़ा हमलावर हुआ है, वो जबानी जंग जो है वो छेड़ दी है उसने, और यूएनओ तक इस बात को लेकर के गए हैं। P5 जो मुल्क हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 स्पेशल मुल्क हैं, उनको कहा गया है कि आप आइए और कश्मीर के हालात का जायजा लीजिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान के इस रवैये से बहुत ज्यादा गलत मैसेज जा रहा है? देखें, पाकिस्तान तो हर बीमारी की जड़ है। अगर 1947 में पाकिस्तान नहीं होता तो आज हिंदुस्तान के मुसलमान मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशहाल होते, हिंदू भी होते और मुसलमान भी होते। लेकिन उस वक़्त के लीडरों ने, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उन्होंने ये 1.5 ईंट की मस्जिद खड़ी करने के लिए ये पाकिस्तान बनाया, और हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान हैं, न सिर्फ कश्मीर के बल्कि पूरे हिंदुस्तान को, इन पर एक सवालिया निशान पैदा कर दिया कि ये लॉयल हैं कि नहीं। तो इसके लिए सब जो जड़ है, बीमारी की जड़ है, वो पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान 1947 में नहीं बनता तो हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उभर के होती, और हिंदुस्तान के मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं या हिंदुस्तान कश्मीर में हैं, तो और ये कश्मीर का मसला भी नहीं होता। तो इन तमाम बीमारियों के जो आज कम्युनलिज्म बढ़ा और हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जो हमले आरएसएस की वजह से होते हैं या दूसरी फिरका परस्त हिंदू तंजीमों की तरफ से होते हैं, उस पाकिस्तान बनने के बाद हम पर सवालिया निशान पैदा हो गया कि ये हिंदुस्तानी है कि नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेदार है, और आज भी पाकिस्तान बनने के बाद, तकरीबन 67-68 साल बनने के बाद भी वो ही जिम्मेदार है कि इस मुल्क में भी अगर फसादात होते हैं, क्योंकि वो उस आग को जलाए रखता है। वो किस तरह के स्टेटमेंट देते हैं जिसमें हमारे दूसरे हिंदू भाई हैं, वो उनकी आंखों में हमारे मुसलमान मशकूक हो जाते हैं। तो अगर वो मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों की खैरियत चाहते हैं और हिंदुस्तान में मुसलमान अपने हिंदू भाइयों के साथ अमन से रहें, प्यार से रहें, इकट्ठे रहें, उनके साथ ही उनके साथ ही मुसलमान भी आगे तालीमी और दूसरी शोबों में तरक्की करें, तो पाकिस्तान को अपना मुंह बंद कर देना चाहिए। और इस तरह की हरकतें कभी बम्बई पे हमला कर दिया, कभी पार्लियामेंट पे हमला कर दिया, कभी और कहीं हमला कर दिया, कभी पठानकोट पे हमला कर दिया, तो उस पे हमारे हिंदू भाइयों को, और ख़ास तौर से मैं आम हिंदू भाई में मुबारकबाद देता हूं कि हमारे आम तौर पर जो मेजॉरिटी है हिंदू की हमारी, वो बड़े सेकुलर हैं, लेकिन जो कम्युनल
तंजीमें हैं हिंदू, हमारे हिंदू भाइयों में भी, उनको एक मौका मिलता है मुसलमानों पर उनको मशकूक बनाने के लिए। अभी जो हालात है सर, उनको आपको लगता है उनको और ज्यादा भड़काने में पाकिस्तान का भी रोल रहा है? क्योंकि हमने देखा है वहां पर पाकिस्तान में जिस तरीके से कुछ दहशतगर्द तंजीमें खुल करके उस मिलिटेंट के सपोर्ट में आई और कुछ बयान ऐसे जारी किए गए तो और ज्यादा जो है आग भड़क गई। मैंने तो पहले ही कहा कि पाकिस्तान का वजूद ही हिंदुस्तान के मुसलमानों की बर्बादी का आगाज वहीं से शुरू हो गया, और उस को अभी तक बंद नहीं करते हैं। उनका तो कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और सिक्किम से लेकर गुजरात तक मुसलमानों की जायदादें जलती हैं और मुसलमान मशकूक किए जाते हैं। इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ। ये जो अभी सिचुएशन है और अभी रहता है, लगता है ऐसा कि शायद ठीक होने वाले हैं हालात, ऐसा लग रहा है और उम्मीद भी ऐसी करनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती को आपको लगता है कि तजुर्बा उतना ज्यादा नहीं है? संगठन उन्होंने संभाला था, पहली बार वो चीफ मिनिस्टर बनी है, उनका कम तजुर्बा भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है स्टेट को? देखिए, ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन वजह कुछ और थी। लेकिन वजहें और थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि महबूबा मुफ्ती आपकी का, बात हुई कि नहीं उनसे? मैंने मेरी नहीं हुई, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि महबूबा मुफ्ती जी का इसमें कितना रोल है। क्योंकि वो संभाल नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे वक्त में हुआ हो या उमर साहब के वक्त में हुआ हो, उस वक्त बीजेपी सरकार का हिस्सा नहीं थी, इसलिए बीजेपी बराह रास्त एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल नहीं था वहां। लेकिन आज बराह रास्त बीजेपी का कंट्रोल, उनके मिनिस्टर, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दूसरे मिनिस्टर, उनके सेंटर मिनिस्टर, उनके जनरल सेक्रेटरी, उनके ऑफिसर्स का बराह रास्त एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल है। तो मैं नहीं समझता कि अब ये बीजेपी का कसूर है और यहाँ की सरकार का, बीजेपी के मंत्रियों का, बीजेपी के जो हिस्सेदार है उनका है या चीफ मिनिस्टर का है। तो इसलिए वो खाली हम उसको नहीं कह सकते। मैं इसके लिए मरकजी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी जिम्मेदार ठहराता हूँ। क्या करेंगे सर अब? चूंकि आपकी चीफ मिनिस्टर से अभी तक बात हुई नहीं, आपको करना चाहिए फोन उनको या उनको आपको कॉल करना चाहिए। राजनाथ सिंह ने आपसे कॉल किया, बात की आपसे, सोनिया गांधी जी से भी बात की। तो आपको, चूंकि आपको तजुर्बा है, इतना सियासी तजुर्बा है, वहां के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, सिचुएशन आपके सामने भी इस तरह की आई थी तो उसको हैंडल किया गया था, तो कैसे उनसे बात करके और कैसे आम लोगों को, जो वहां का आम शहरी है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, खातन हैं, उनको कैसे जो है वो परेशानियों से दूर रखा जाए या जो उनको परेशानियां हो रही हैं उन परेशानियों को कम किया जाए? देखिए, एक तो दो तरीके हैं उसमें। एक तो स्टेट लेवल पे काबीना को उसका फैसला लेना होगा, लेकिन उससे ज्यादा मरकजी काबीना को, मरकजी प्राइम मिनिस्टर को, मरकज के मिनिस्टरों को उनके जज्बात की कदर करनी होगी। वो ये नहीं कहेंगे कि हम, अब अलग अलग स्टेटमेंट आते हैं मिनिस्टरों, सेंटर मिनिस्टरों के स्टेटमेंट आते हैं, बीजेपी के अहदेदारों के स्टेटमेंट आते हैं कि बिल्कुल इसको दबाना चाहिए। तो दबाना तो मतलब है कत्ल गारत। ये एक मिनिस्टर से या एक अहदेदार भारतीय जनता पार्टी के सेंटर के से मैंने ये नहीं स्टेटमेंट सुना कि भाई हम उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करेंगे, बल्कि यह है कि भाई ये अच्छा मौका है कि इस मुहिम को दबाया जाए। तो दबाया तो मैसेकर ही होता है ना, तो ये इलाज नहीं है। रिपोर्ट के ऊपर क्या कहेंगे? जो मीडिया रिपोर्ट इसकी हो रही है पूरे इंसिडेंट की, अब मीडिया नाराजगी जताई है। अब जो घटना हुई है वो घटना हुई है। पीएम को तो इस बात पे भी एतराज है कि आरएसएस के लोग स्टेटमेंट देते हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो मीडिया को कवर नहीं करना चाहिए। उनके केंद्रीय मंत्री इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं तो मीडिया को कवर नहीं करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी तो ऐसे कहते हैं कि जैसे वो आंख बंद करके चुप बैठे तो मीडिया वाले भी चुप बैठे, आंख बंद कर दें ताकि किसी को पता ही नहीं चले हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। मीडिया को तो अपना रोल पूरा करना है। हाँ, मीडिया को आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, और अगर कहीं 5 मरे तो उसको 50 नहीं करना चाहिए, लेकिन जो फील्ड में हो रहा है उसको तो आवाम के सामने लाना होगा। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ये सलाह देते हैं, जो मैंने एक टेलीविजन इंटरव्यू में उनका देखा, कि भाई आप उनको क्यों हीरो बनाते हैं, अरे तब हीरो बनाते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी कोई एक्शन नहीं लेता है, कोई न कोई तो कम से कम उस बात को आवाम के साथ रखता है, वरना तो हिंदुस्तान में पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। और यही बात है कि सब लोगों को मिलजुल करके कश्मीर के सबसे बड़ी है इस वक्त हमारे जो आपस के सियासी
लड़ाइयाँ हैं उनको बालातर रखे, कश्मीर के और कश्मीरी अवाम के मफाद के लिए बात करनी चाहिए कि कश्मीर में जल्द से जल्द हालात खुशगवार हों, हालात कंट्रोल किए जाएं और कोई भी ऐसी अमवात दोबारा न हो, और जो ज़ख्मी हैं सीरियस ज़ख्मी उनको फ़ौरन कश्मीर से जहाज़ के ज़रिए दिल्ली लाया जाए, और दिल्ली जो जो अलग हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि किसी की आंख चली गई है, किसी की हड्डी टूटी है, अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं यहाँ दिल्ली में, कमी नहीं है, उनका इलाज करना चाहिए ताकि बेइलाज कोई ना रहे, क्योंकि वहाँ डॉक्टरों की भी कमी है, वहाँ इक्विपमेंट की भी बहुत कमी है और मुझे जो बताया गया कि हॉस्पिटल्स में जगह भी नहीं है और इतने डॉक्टर नहीं हैं कि इतना हज़ारों लोगों का वो इलाज कर सकते हैं। ये फौरी तौर पर सबसे ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम नबी आज़ाद थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस मसले के ऊपर जो कश्मीर में इस वक्त बवाल मचा हुआ है उस पर सियासत कतई ना हो, सभी पार्टियों को मिलकर के जो इख्तलाफात उनको एक तरफ रख दें एक मिनट के लिए, और कश्मीर की आवाम के लिए, उनके भले के लिए और वहां पर अमन के लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आ जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त कश्मीरियों को जरूरत है आम लोगों की, आम लोगों के सपोर्ट की और अमन की। कैमरा पर्सन राकेश के साथ खुर्शीद रब्बानी, ईटीवी न्यूज, दिल्ली।